हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स। हम पढ़ रहे हैं ब्लड फिजियोलॉजी चैप्टर नंबर 33 की ये लास्ट वीडियो है जो रेड ब्लड सेल्स हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम द बुक गाइटन। और आज का टॉपिक जो है इट विल डील विद बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनीमियाज एंड पॉलीसाइथीमियाज। ठीक है, अच्छा, एनीमिया और पॉलीसाइथीमिया में भी डिटेल में पैथोलॉजी में और मेडिसिन में जब हम इनके लेक्चर्स करेंगे तो इनकी डिटेल टाइप्स और उसकी कैटेगराइजेशन और ट्रीटमेंट हम डिस्कस करेंगे। बट ये चैप्टर इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड बेसिक टर्मिनोलॉजीज के एनीमिया होता क्या है। ठीक है, सो इन सिंपलेस्ट फॉर्म एनीमिया बेसिकली मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। हमने कई दफ़ा ये बात डिस्कस की है कि जो आपके ब्लड में रेड ब्लड सेल्स इस तरह मौजूद हैं उसके अंदर मौजूद है हीमोग्लोबिन, और अगर हीमोग्लोबिन अपने नॉर्मल लेवल से कम होता है दैट सिचुएशन इज नोन एज एनीमिया। ठीक है, सो इट इज द डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड विच कैन बी कॉज्ड बाय टू फ्यू रेड ब्लड सेल्स और टू लिटिल हीमोग्लोबिन। देखो, दो सिनेरियोज हैं। पहला सिनेरियो ये है कि आपके पास रेड ब्लड सेल्स बहुत कम है, टू फ्यू रेड ब्लड सेल्स, दिस इज सिनेरियो नंबर 1। एंड सिनेरियो नंबर 2 इज कि रेड ब्लड सेल का काउंट तो नॉर्मल है लेकिन उसमें जो हीमोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन है उसका जो अमाउंट है वो कम है। सो आइदर ऑफ द टू सिनेरियोज, या रेड ब्लड सेल कम हो या हीमोग्लोबिन कम हो रेड ब्लड सेल्स में, दोनों ही सिचुएशंस में ओवरऑल इफेक्ट होगा एनीमिया। ठीक है, अच्छा, कुछ बेसिक टाइप्स एनीमिया की, कुछ कॉजेज यहां इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं और फिर डिटेल्ड एनीमिया डिस्कस होगा पैथोलॉजी और मेडिसिन के लेक्चर्स में। नाउ A very common cause of anemia is the blood loss anemia। अच्छा, अब जैसे कि नाम से ज़ाहिर देखें ब्लड लॉस होगा, अगर किसी बंदे का ब्लड निकल जाता है तो उस ब्लड लॉस की वजह से ऑब्वियसली यू लूज अ नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, और आपका बॉडी जो है, अगर से फॉर एग्जाम्पल किसी का एक्सीडेंट हुआ, सो देयर इज अ पर्सन देयर, और कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाता है और काफ़ी सारी ब्लीडिंग हो जाती है तो ब्लड निकल जाएगा। उस ब्लड निकलने की वजह से ज़ाहिर रेड ब्लड सेल का मास कम हो जाएगा बॉडी में। अब भले ही उस एक्सीडेंट की वजह से जो भी ब्लड वेसल रप्चर हुई है उसको आप रिपेयर कर भी लें, आपकी बॉडी में जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगे वो क्या होंगे? वो ये होंगे, नंबर 1 उसमें एनीमिया हो जाएगा, नंबर 2 आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी और जो फ्लूइड पोर्शन है यानी प्लाज्मा वो तो 1-3 दिन में रीस्टोर हो जाएगा, लेकिन रेड ब्लड सेल रीस्टोर होने में 3 से 6 हफ्ते लगेंगे, और ये जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड तक वो बंदा एनीमिक रहेगा। सो ऐसे एनीमिया को हम नाम देते हैं ब्लड लॉस एनीमिया। तो ये तो कंडीशन हुई जब कोई एक्यूट इंजरी है यानी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या इस तरह का कोई सिनेरियो। लेकिन अगर देयर इज अ क्रॉनिक ब्लड लॉस यानी किसी बंदे में क्रॉनिकली ब्लड लॉस हो रहा है, इसकी एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल किसी के स्टमक में, दिस इज द स्टमक ऑफ अ पर्सन, देयर इज एन अल्सर, उस अल्सर से थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग हो रही है, थोड़ी ब्लीडिंग हो रही है, सो दिस इज व्हाट वी कॉल द क्रॉनिक ब्लड लॉस। या किसी की इंटेस्टाइन में, सपोज दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन असेंडिंग कॉलॉन, और यहां पर एक ट्यूमर है और वो ट्यूमर ब्लीड कर रहा है तो ये पता भी नहीं चलेगा और इंटेस्टाइन में ब्लड आ रहा है, सो दिस इज कॉल्ड क्रॉनिक ब्लड। रोज की बुनियाद पे बहुत सारा ब्लड लूज हो रहा है। अ पर्सन फ्रीक्वेंटली कैन नॉट एब्जॉर्ब इनफ आयरन फ्रॉम द इंटेस्टाइन, तो ओवरऑल इफेक्ट ये आएगा कि बॉडी में हर वक्त एनीमिया होगा। जब ब्लड टेस्ट करेंगे सो देयर विल बी एनीमिया एंड देयर विल बी माइक्रोसिटिक एनीमिया। नाउ व्हाई माइक्रोसिटिक? क्योंकि जो रेड ब्लड सेल्स बनेंगे वो काफी छोटे छोटे साइज में होंगे, और हाइपोक्रोमिक इसलिए क्योंकि उनमें आयरन का कंटेंट कम होगा। सो एनीमिया की पहली जो कॉज हमने डिस्कस की है दैट इज द ब्लड लॉस एनीमिया। ये ब्लड लॉस एक्यूट भी हो सकता है और ये ब्लड लॉस क्रॉनिक भी हो सकता है। नेक्स्ट कैटेगरी जो एनीमिया की आपको याद रखनी है वो है एपिलास्टिक एनीमिया ड्यू टू बोन मैरो डिस्फंक्शन। देखो, जब कभी ये वर्ड आ जाए ना एपिलास्टिक, इसका मतलब ये होता है कि बोन मैरो में रेड ब्लड सेल बन नहीं रहा, सो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द बोन मैरो। नाउ देयर कैन बी सो मेनी रीजंस के बोन मैरो क्यों काम नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, इफ समबडी इज एक्सपोज्ड टू हाई रेडिएशन और हाई डोज ऑफ कीमोथेरेपी, यानी कैंसर के जो पेशेंट होते हैं उनको हाई डोज रेडिएशन भी देते हैं, हाई डोज कीमोथेरेपी भी देते हैं, सो इन दोनों सिचुएशंस की वजह से पूरा का पूरा बोन मैरो जो है वो सप्रेस हो सकता है और ब्लड नहीं बनता। ठीक है, सो दैट कैन बी वन कॉज एप्लास्टिक एनीमिया के बोन मैरो शट डाउन हो गया। इसी तरह कोई टॉक्सिक मेटल्स हैं सच एज इंसेक्टिसाइड्स की पॉइजनिंग, बेंजीन की पॉइजनिंग जो कि गैसोलीन में भी होता है, दे कैन ऑल्सो कॉज शट डाउन ऑफ द बोन मैरो। फिर देयर आर सम ऑटो इम्यून डिजीजेस, फॉर एग्जांपल सिस्टमिक ल्यूपस इरिथेमेरस SLE जिसको हम कहते हैं, दैट कैन ऑल्सो लीड टू शट डाउन ऑफ बोन मैरो। या फॉर एग्जांपल बोन मैरो में कोई कैंसरस
सेल्स इन्वेट कर गए, यानी मेटास्टेसिस हो गई कैंसर सेल्स की, उस सिचुएशन में भी बोन मैरो शट डाउन हो जाएगा। और फिर एक बहुत कॉमन कॉज होती है एजियोपैथी, यानी बोन मैरो शट डाउन होता है और हमें पता ही नहीं होता बोन मैरो शट डाउन क्यों हुआ है। तो इन तमाम सिचुएशन में अगर एंड प्रोडक्ट ये है कि बोन मैरो काम नहीं कर रहा, व्हाट विल हैपन? एप्लास्टिक एनीमिया। अच्छा, एप्लास्टिक एनीमिया यूजुअली दूसरे सेल्स के डिक्रीज्ड काउंट्स के साथ कोरिलेट करता है। नाउ से फॉर एग्जांपल ये एक बोन है और उसमें यहां पे बोन मैरो पड़ा हुआ है। अब इस बोन मैरो से रेड ब्लड सेल भी बन रहा था बॉस, इससे ल्यूकोसाइट्स भी बन रहे थे। अब जब ये बोन मैरो शट डाउन होगा तो रेड ब्लड सेल भी नहीं बनेंगे, ल्यूकोसाइट भी नहीं बनेंगे। तो पिक्चर ये होगी ब्लड सेल्स की कि ब्लड में तमाम ही सेल टाइप्स कम हो जाएंगी। ठीक है, सच फॉर्म ऑफ एनीमिया जिसमें बोन मैरो डिस्टर्ब होता है, दैट इज कॉल्ड एप्लास्टिक एनीमिया। फिर एक कैटेगरी है मेगैलोब्लास्टिक। मेगैलोब्लास्टिक में ऑब्वियसली द सेल साइज ऑफ रेड ब्लड सेल विल बी मच मोर एंड राउंडेड देन द यूजुअल। रीजन बीइंग, हमने इस चैप्टर में अर्लियर ऑन भी ये बात पढ़ी थी कि विटामिन B12 इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर मैचुरेशन ऑफ रेड ब्लड सेल। ठीक है, फॉलिक एसिड, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है रेड ब्लड सेल की नॉर्मल मैचुरेशन के लिए। अब देर आर सर्टन कंडीशंस जिसमें B12 एब्जॉर्ब नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल पर्नीशियस एनीमिया के बारे में हमने बात की थी कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें इंट्रिंसिक फैक्टर स्टमक से रिलीज नहीं होता। इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज नहीं होता तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होता। विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होता तो मेगैलोब्लास्ट्स बनते हैं और ये मेगैलोब्लास्ट जब ब्लड वेसल से गुजरते हैं तो फट जाते हैं। ओके, सो मेगैलोब्लास्टिक, और जब रेड ब्लड सेल फटेंगे तो रेड ब्लड सेल का काउंट कम हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट वी कॉल द मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। या अगर फॉलिक एसिड डाइट में कम है उसकी वजह से भी रेड सेल मैचुरेशन अफेक्ट होगी, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस नॉर्मल नहीं होगी, मेगैलोब्लास्ट बनेंगे। और वो जब रेड ब्लड सेल्स जो कि राउंडेड गोल मटोल रेड ब्लड सेल्स होंगे, जब वो कैपिलरी से गुजरेंगे सो देयर आर चांसेस कि दे विल बी रप्चर्ड, हेमोलिसिस होगी और एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बात हुई कुल मिला के? विटामिन B12 अगर बॉडी में कम होगा या फॉलिक एसिड बॉडी में कम होगा तो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। ठीक है, B12 किन कंडीशंस में कम हो सकता है? 1 पर्निशियस एनीमिया या ट्रॉपिकल स्प्रू, देयर इज इंटेस्टिनल इन्फ्लेमेशन। पर्निशियस एनीमिया का रीजन ये है क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर कम हो जाएगा तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा। इंटेस्टिनल इन्फ्लेमेशन या इंटेस्टिनल स्प्रू में ये होगा कि B12 एब्जॉर्ब नहीं हो सकेगा बॉडी के अंदर। सो इन दोनों सिचुएशंस में जो रेड ब्लड सेल्स हैं दे विल नॉट बी ऑफ द नॉर्मल शेप, दे विल रप्चर इजीली एंड देयरफॉर देयर विल बी एनीमिया। ठीक है, फिर एक कैटेगरी है चौथी, हिमोलिटिक एनीमिया। हिमोलिटिक एनीमिया में जैसा कि नाम से जाहिर है रेड ब्लड सेल्स फट जाएंगे और जब वो फट जाएंगे तो ऑब्वियसली उनका काउंट कम हो जाएगा और काउंट कम हो जाएगा तो एनीमिया होगा। सो रेड ब्लड सेल के फटने की वजह से जो एनीमिया होता है उसे हम नाम देते हैं हिमोलिटिक एनीमिया। नाउ डिफरेंट एब्नॉर्मलिटीज ऑफ रेड ब्लड सेल्स, मेनी ऑफ व्हिच आर एक्वायर्ड थ्रू द हेरिडिटरी, मेक द सेल्स फ्रेजाइल सो दे रप्चर इजीली व्हेन दे गो थ्रू द कैपिलरीज। ये या particularly in the spleen, ये है पैथोफिजियोलॉजी हिमोलिटिक एनीमिया की। अब जरा कुछ कॉजेज देखते हैं हिमोलिटिक एनीमिया की। कुछ कॉजेज, वन इज नोन एज हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस। In this disease, red blood cells are very small and spherical rather than biconcave. Normally ऐसे biconcave होते हैं लेकिन अब ये spherical हो जाएंगे इस तरह। और जब ये spherical हो जाएंगे they cannot withstand the compression forces because they do not have the normal loose bag-like cell membrane. तो चूंकि इनका स्ट्रक्चर ऐसे गोल हो गया, अब जब ये कैपिलरीज में से गुजरेंगे ये फट जाएंगे। ठीक है, सो इसे हम नाम देते हैं hereditary spherocytosis. Then there is a disease which is called sickle cell anemia. Sickle cell anemia में there is hemoglobin S और there is one amino acid change, glutamic acid और वेलाइन। ये बात हमने पहले भी की थी। अगेन शेप ऑफ द रेड ब्लड सेल बाइकॉन्केव से चेंज होकर सिकल शेप, कॉमा शेप हो जाती है सिकल शेप। अब वो जब सिकल शेप हो जाती है पर्टिकुलरली हाई ऐसी सिचुएशन में जहां ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, whenever there is decrease in the oxygen tension, these red blood cells rupture and cannot withstand low oxygen levels. ठीक है, सो ये एक रीजन है। फिर एक रीजन है रेड ब्लड सेल के फटने का, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ये तो नाम से जाहिर है, ये हमने पहले भी पढ़ा है पिछली वीडियोस में। RH पॉजिटिव रेड ब्लड सेल्स इन द फीटस आर अटैक्ड बाय द एंटीबॉडीज इन एन RH नेगेटिव मदर। सो मदर अगर RH नेगेटिव है और उसमें एंटीबॉडीज मौजूद हैं तो होता ये है कि ये अगर बेबी है और ये माँ की एंटीबॉडीज आती हैं और बेबी के रेड ब्लड सेल को अटैक करती हैं तो बेबी में रेड ब्लड सेल फट
फटते हैं जिसकी वजह से एनीमिया होता है। सो अगर मैं इस पूरी स्टोरी को समराइज करूं तो जितने भी हेमोलिटिक एनीमियाज हैं उसमें रेड ब्लड सेल बेसिकली फट रहे हैं, और वो फट इसलिए रहे हैं क्योंकि रेड ब्लड सेल की जो शेप है वो बायकॉन्केव से हट के कुछ और हो गई है। हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस में वो स्फेयर हो गए हैं, सिकल सेल एनीमिया में वो सिकल शेप हो गए हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस में एंटीबॉडी आ रही है मदर की बॉडी से और अटैक कर रही है। तो ये तमाम सिचुएशंस में अल्टीमेटली रेड ब्लड सेल रप्चर हो रहे हैं बिकॉज ऑफ चेंज इन द नॉर्मल शेप। सो ये बात कितनी इंपॉर्टेंट है जरा सोचो, बाय कॉन्केव शेप ऑफ द, इधर से भी कॉन्केव इधर से भी कॉन्केव, रेड ब्लड सेल की बाय कॉन्केव शेप बहुत 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 जरूरी है। ओके अच्छा बॉस, अब एनीमिया की बेसिक्स करने के बाद अब ये वाली हेडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ एनीमिया ऑन द सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो यार, फिजियोलॉजी में आपकी बॉडी में हर किसी एक चेंज से एक पूरी सीरीज ऑफ इवेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं जो आपको पता होने चाहिए। एक अच्छा फिजियोलॉजी समझने वाला स्टूडेंट वो होता है जो हमेशा सवाल करता है, ओके व्हाट नेक्स्ट विल हैपन, व्हाट नेक्स्ट। तो अगर एनीमिया हो जाए किसी भी वजह से, अगर ये सारी रीजंस आपको बताया ना, ब्लड लॉस हो गया किसी के अंदर, या एप्लास्टिक एनीमिया हो गया, या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो गया, या हिमोलिटिक एनीमिया हो गया, अगर हो गया बॉडी में एनीमिया तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड कैसे करेगी। अब जरा इसको समझते हैं, बड़ा कॉन्सेप्चुअल किस्म का ये पैराग्राफ है, इसको पढ़ते हैं फिर मैं अपने टर्म्स में उसको समझाता भी हूँ। नाउ मुझे एक बात बताएं, अगर रेड ब्लड सेल का अमाउंट यानी रेड ब्लड सेल बॉडी में कम हो जाएंगे तो मुझे सिर्फ इतना बताओ कि आपके ब्लड की विस्कोसिटी कम होगी या बढ़ेगी? कम होगी। वेरी गुड, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो बहुत सारी बात समझ में आ जाएंगी। ओके सो अगर किसी में सीवियर एनीमिया है तो जो टोटल ब्लड विस्कोसिटी है इट विल फॉल टू अबाउट 1.5। ये वैल्यूज याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखो कि जो विस्कोसिटी है ब्लड की, द विस्कोसिटी विल फॉल डाउन। ठीक है ना, दिस चेंज डिक्रीजेस द रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो इन द पेरिफेरल ब्लड वेसल्स सो फार greater than normal quantities of blood flow through the tissues and return to the heart। अब इस बात को समझो, देखो ये किसी का हार्ट है और ये ब्लड वेसल्स हैं और इन ब्लड वेसल्स में से गुजरता हुआ ब्लड आ रहा है हार्ट के अंदर। ठीक है, अब एक ऐसा ब्लड यहां से गुजर रहा है विच इज लेस विस्कस, जिसकी विस्कोसिटी कम हो गई। विस्कोसिटी कम हो गई तो या आम जबान में कहूं कि खून पतला हो गया। जैसे हनी होता है ना, शहद, वो काफी थिक होता है तो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है, लेकिन वाटर की विस्कोसिटी कम होती है इसीलिए वो थिन होता है। सो दैट इज द रीजन, जिस चीज की विस्कोसिटी कम होगी वो तेजी से फ्लो करेगा। तो होता ये है कि ब्लड वेसल्स में से ब्लड काफी आसानी से ज्यादा अमाउंट में गुजरता है और ज्यादा अमाउंट में हार्ट में आ जाता है और ज्यादा अमाउंट हार्ट से बाहर निकलता है। तो जिसको हम ये कहते हैं कि जो कार्डियक आउटपुट है वो एनीमिया में बढ़ जाएगा। दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस बात को समझ लो। ठीक है, कि जब कभी एनीमिया होगा कार्डियक आउटपुट, CO मतलब कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा ब्लड इसमें आ रहा है। क्यों ज्यादा ब्लड आ रहा है? क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है ना यार, विस्कोसिटी कम हो गई तो ज्यादा ब्लड गुजर रहा है। दैट्स द होल फिजियोलॉजी। ओके सो therefore greatly increasing the cardiac output बढ़ जाता है एनीमिया में। moreover hypoxia resulting from the diminished transport oxygen। अच्छा, अब एक और ये मज़ेदार बात है भाई, मज़ेदार बात ये है कि एनीमिया में जाहिर है रेड ब्लड सेल का काउंट चूंकि कम है तो मुझे ये बताओ ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी? वो भी कम हो जाएगी। अच्छा, जब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है तो ब्लड वेसल्स डायलेट करती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड गुजरे। अच्छा, ब्लड वेसल्स डायलेट करेंगी तो कार्डियक आउटपुट मजीद बढ़ेगा क्योंकि जितनी ज़्यादा ब्लड वेसल डायलेट करेंगे उतना ज़्यादा ब्लड वहाँ से गुजर के हार्ट तक पहुँचेगा। सो बेसिकली तमाम चीज़ें जो हैं दे आर वर्किंग टू इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है एनीमिया में। अब इसको समराइज करता हूँ। अगर कोई आपसे ये पूछता है कि ये बताइए कि एनीमिया में कार्डियक आउटपुट बढ़ता है या कम होता है, तो ऑब्वियसली आप कहेंगे कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। अब अगर आपसे कोई ये सवाल करे कि रीजंस बताइए कार्डियक आउटपुट क्यों बढ़ता है एनीमिया में, तो यू हैव टू टेल देम 2 रीजंस। और वो 2 रीजन क्या हैं? रीजन नंबर 1, इंक्रीज्ड एनीमिया में विस्कोसिटी डिक्रीज होती है तो ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, एक रीज़न। दूसरा रीज़न, चूंकि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है एनीमिया में तो ब्लड वेसल्स डायलेट करती हैं, उनका डायामीटर बढ़ता है और ज़्यादा ब्लड आता है। तो इन दोनों फैक्टर्स की वजह से, फैक्टर 1 2 की वजह से ज़्यादा ब्लड हार्ट में आता है और ज़्यादा ब्लड हार्ट से जाता है, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। जिसका दूसरा एक और भी आपको कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है कि जब कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब आपका हार्ट काम ज़्यादा कर रहा है, या यूँ कह लीजिए कि हार्ट पे वर्क लोड बढ़ गया है। सो गाइज, एनीमिया में ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है कि देयर इज इंक्रीज कार्डियक आउटपुट एंड देयर इज इंक्रीज
कार्डियक वर्कलोड, हार्ट की जो मेहनत मुशक्कत है वो बढ़ गई है, ठीक है। ओके, नाउ द इंक्रीज कार्डियक आउटपुट इन द पर्सन्स विद एनीमिया पार्शियली ऑफसेट्स द रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। बहरहाल ये टू मच डिटेल। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, एक्सरसाइज। ड्यूरिंग एक्सरसाइज विच ग्रेटली इंक्रीजेस द टिश्यू डिमांड फॉर ऑक्सीजन, एक्सट्रीम टिश्यू हाइपोक्सिया रिजल्ट्स इन कार्डियक फेलियर। रीजन उसका क्या है? रीजन ये है कि देखो, ये एक ऐसा हार्ट है जो किसी एनीमिया वाले बंदे का है, जिसमें खून की कमी है। अब ये जो हार्ट है ऑलरेडी बहुत काम कर रहा है, क्योंकि एनीमिया में हमने पढ़ लिया कि कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है और एनीमिया में वर्कलोड हार्ट का बढ़ा हुआ होता है, देयर इज इंक्रीज वर्क। अब ऐसा बंदा अगर एक्सरसाइज करेगा तो एक्सरसाइज में ज़ाहिर हार्ट बीट और बढ़ेगी, वर्कलोड और बढ़ेगा। सो एक्सरसाइज की कंडीशन में द पर्सन कैन अंडरगो एक्यूट कार्डियक फेलियर, उसका हार्ट काम करना छोड़ सकता है, ठीक है। तो अगर किसी में खून की कमी है, अगर किसी को एनीमिया है, तो प्लीज उसको रेक्टिफाई करें। सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि कॉज क्या है, मेगैलोब्लास्टिक है, ए प्लास्टिक है, ब्लड लॉस है, वजह क्या है एनीमिया की, उस वजह को ठीक करें, वरना आप अपने हार्ट के साथ ठीक नहीं कर रहे। ओके, तो ये जनरल बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे एनीमिया के। अब बात शुरू करते हैं पॉलीसाइथीमिया की। पॉलीसाइथीमिया एज द वर्ड इंडिकेट्स, पॉली मतलब बहुत सारे, साइथीमिया मतलब सेल्स, यानी अगर रेड ब्लड सेल का काउंट नॉर्मल से इंक्रीज हो जाता है तो इस सिचुएशन को हम नाम देते हैं पॉलीसाइथीमिया। नाउ दे कैन बी वन ऑफ द टू रीजंस। द फर्स्ट वन, लेट अस डिस्कस द सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया का दूसरा नाम है फिजियोलॉजिक पॉलीसाइथीमिया। फिजियोलॉजिक यानी द बॉडी इज रिएक्टिंग नॉर्मली टू समथिंग, टू सम इंसल्ट, और उस रिएक्शन के नतीजे में रेड ब्लड सेल काउंट बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा हाई एल्टीट्यूड पे चला जाता है, यानी आप नॉर्दर्न एरियाज़ में अगर इंडिया की बात करें तो आप शिमला वगैरह में घूमने चले जाते हैं, हिली एरियाज़ में, तो अगर आप पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, मरी एंड अयूबिया एंड ऑल दो स्वात वगैरह, सो हाई एल्टीट्यूड पे जब आप जाते हैं तो होता ये है कि वहाँ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है, तो आपकी बॉडी में देयर इज़ अ सिचुएशन वेयर देयर इज़ टू लिटिल ऑक्सीजन। तो आपकी बॉडी का नॉर्मल रिस्पॉन्स ये होता है कि यू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इरिथ्रोपोइटिन, और उस इरिथ्रोपोइटिन की वजह से यू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर रेड ब्लड सेल। तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से रेड ब्लड सेल बढ़ गए। दिस इज व्हाट वी कॉल सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया, या इसको हम फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया भी कहते हैं। सो कॉमन जबान में देयर इज ऑलवेज अ कॉज, देयर इज अ कॉजेटिव एजेंट जिसकी वजह से बॉडी रिएक्ट करके अपने रेड ब्लड सेल के नंबर को बढ़ाती है। एक एग्जांपल आपको मैंने यहां पे दी, हाई एल्टीट्यूड, ठीक है। Okay, now a common type of secondary polycythemia, the physiological polycythemia, जो भी मैंने आपको बताया भी, who lives at the high altitudes, जो किसी न किसी high altitude पे रहते हैं। Okay, now there is, so that is because of some cause, उस cause की वजह से erythropoietin level बढ़ेगा, और erythropoietin level बढ़ने की वजह से red blood cell का count बढ़ेगा। दूसरा सिनेरियो है polycythemia vera या प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया, और ये बेसिकली होता है बिकॉज ऑफ सम जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी, और उस जेनेटिक एब्रेजन की वजह से जो हीमोसाइटोब्लास्ट्स हैं दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर एंड मोर रेड ब्लड सेल्स। सो द ब्लास्ट आर नो लॉन्गर स्टॉप, they never stop producing the red blood cell. So because of the genetic changes you get too many red blood cells. अब वो जो too many red blood cells हैं वो ज़ाहिर है आपकी बॉडी में जमा होते चले जाते हैं, and the condition is called polycythemia vera, ठीक है। In polycythemia vera not only does the hematocrit increase but the total volume also increase। जाहिर है यार, देखो रेड ब्लड सेल जब बढ़ेंगे तो हेमाटोक्रेट यानी रेड ब्लड सेल मास भी बढ़ेगा, और चूंकि रेड ब्लड सेल बढ़ रहे हैं तो टोटल ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो एज अ रिजल्ट द एंटायर वैस्कुलर सिस्टम बिकम्स इंटेंसली इंगोर्ज्ड। पूरा वैस्कुलर सिस्टम भरा हुआ है किस चीज से? रेड ब्लड सेल से। ब्लड की विस्कोसिटी क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा हो जाएगी ब्लड की विस्कोसिटी। ओके, अब इफेक्ट ऑफ पॉलीसाइथीमिया ऑन द फंक्शन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, 3-4 चीजों पे आपको इसका इफेक्ट पता होना चाहिए। सबसे पहले ये कि मुझे बताएं विस्कोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीज विस्कोसिटी। सो दिस इज द पैराग्राफ टॉकिंग अबाउट इफेक्ट ऑफ पॉलीसाइथीमिया ऑन विस्कोसिटी, यानी जब पॉलीसाइथीमिया होगा तो ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ेगी। दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, अच्छा, ब्लड विस्कोसिटी बढ़ेगी, ब्लड वॉल्यूम के साथ क्या होगा मुझे बताइए? ब्लड वॉल्यूम विल also increase. The blood volume is also greatly increased. So there is increased in viscosity and there is increased in volume. अब मुझे ये बताइए,
कार्डियक आउटपुट पे क्या फर्क पड़ेगा? एक्चुअली कार्डियक आउटपुट पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका रीजन ये है क्योंकि एक तरफ तो विस्कोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, देयर इज इंक्रीजिंग विस्कोसिटी, सो यू मे थिंक लाइक दिस। लेट मी रीड्रॉ दिस पर्टिकुलर डायग्राम फॉर यू। सपोज दिस इज अ हार्ट और ये एक ब्लड वेसल है, और इस ब्लड वेसल से अब जो रेड ब्लड सेल गुजर रहे हैं उनकी विस्कोसिटी बहुत बढ़ी हुई है, तो वो स्लो गुजरेंगे, और यहां पर हार्ट में ब्लड कम आएगा तो आप सोच रहे हैं कि ब्लड कम निकलेगा और शायद कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। उसका रीजन ये है कि विस्कोसिटी बढ़ती है लेकिन वॉल्यूम भी तो बड़ा है, तो बहुत सारा ब्लड गुजर रहा होता है। ऐसा नहीं है कि कम ब्लड गुजर रहा होता है, तो इंक्रीज वॉल्यूम आता है और इंक्रीज वॉल्यूम निकल भी रहा होता है। सो एक तरफ एक फैक्टर ऐसा है विस्कोसिटी जो कार्डियक आउटपुट को कम कर सकता है, दूसरा फैक्टर ऐसा है वॉल्यूम का जो कार्डियक आउटपुट को बढ़ा सकता है। तो बेसिकली ये दोनों एक दूसरे को नलीफाई करते हैं, और एक्चुअली पॉलीसाइथीमिया का कार्डियक आउटपुट पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो दोबारा एक दफा, पॉलीसाइथीमिया के पेशेंट्स में वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलीसाइथीमिया। मुझे बताओ विस्कोसिटी क्या होती है? बढ़ती है, कम होती है? विस्कोसिटी बढ़ जाती है। ब्लड वॉल्यूम क्या होता है? ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। कार्डियक आउटपुट पर क्या होता है फर्क? कोई फर्क नहीं पड़ता, कार्डियक आउटपुट नॉर्मल रहता है। यहां तक बात हो गई। आगे बात करते हैं आर्टीरियल प्रेशर। आर्टीरियल प्रेशर ऑल्सो रिमेन्स मोर और लेस नॉर्मल, क्योंकि जो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स है दे आर वर्किंग फाइन। सो आर्टीरियल प्रेशर पे भी पॉलीसाइथीमिया में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लास्ट चीज है कलर ऑफ द स्किन। अब अक्सर स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि सर देखें, जब रेड ब्लड सेल का काउंट बढ़ेगा, चूंकि ये रेड ब्लड सेल हैं, तो इंसान का जो बॉडी का स्किन का टिंज है वो रेडिश पिंकिश हो जाएगा और बंदा लाल लाल नजर आएगा। नहीं, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। उसका रीजन सुनिए क्या है। The color of the skin depends on the great extent on the quantity of the blood in the skin subcapillary venous plexus, यानी स्किन के नीचे जो कैपिलरीज हैं उसमें कैसा ब्लड है उस पर डिपेंड करता है कलर ऑफ द स्किन। Now, in polycythemia vera, the quantity of the blood in this plexus is greatly increased. Furthermore, because the blood passes sluggishly through the skin capillaries before entering into the venous plexus, a larger than normal quantity of the hemoglobin is deoxygenated. तो स्किन के नीचे जो कैपिलरीज हैं उसमें ज्यादातर जो हीमोग्लोबिन है वो डीऑक्सीजनेटेड है, क्योंकि ब्लड की विस्कोसिटी चूंकि बहुत ज्यादा है, तो यहां से बहुत स्लो कैपिलरीज में से ब्लड गुजर रहा है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ज्यादातर। इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की वजह से स्किन की जो अपीयरेंस आएगी वो आएगी दैट विल बी रेडी विद अ ब्लूइश टिंज कॉम्प्लेशन। इस तरह का कलर इफेक्ट आता है, रेड इफेक्ट नहीं आता। सो पॉलीसाइथीमिया का पेशेंट अपीयर्स अ लिटिल ब्लू। ओके, सो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनीमिया एंड पॉलीसाइथीमिया। अब आपसे मुलाकात होगी ब्लड फिजियोलॉजी के अगले चैप्टर में, चैप्टर 34 में, जो कि है ल्यूकोसाइट से मुतालिक। ओके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।